चौथा पुनर्जागरण और पांचवा वैचारिक समर्थन। वैचारिक समर्थन, ये 5 की चर्चा है आपको। देखिए, तो राष्ट्रीय राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का दोष है सामंतवाद का पतन। तो देखिए, जब तक सामंतवाद का पतन नहीं होता तो कैसे स्थापित है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा, मैंने बताया कि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था कायम थी, कई बार दिखा चुका हूं। तो वह व्यवस्था टूटती नहीं तो राष्ट्रीय राजतंत्र की सीमा कैसे बनती। ओके। तीसरा है बात, अगर राष्ट्रीय राज्य की सीमा बनी और राजतंत्र को मजबूत होना है तो एक बहुत बड़ा चुनौती है कि एक अस्थायी सेना, एक मजबूत अस्थायी सेना होनी चाहिए और एक स्वतंत्र नौकरशाही होनी चाहिए। आपको पता है, तो बिना अस्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही के कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए यह भी एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, इसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वाणिज्यवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर। अब पुनर्जागरण का नाम हमने क्यों दिया है, तो वहाँ लाइन देखिए, पुनर्जागरण के फलस्वरूप पुराने रोमन कानूनों को नवजीवन मिला और इन कानूनों में साम्राज्य की शक्ति पर, यानी सम्राट की शक्ति पर या राजा की शक्ति पर, इन्हें राजा की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया, यानी कानूनों का पुनर्जन्म हुआ या पुनर्अन्वेषण। मैं बताता हूँ, पुनर्अन्वेषण, नवजीवन की जगह पुनर्अन्वेषण। ये पुनर्अन्वेषण क्यों मैं कर रहा हूँ, पुनर्अन्वेषण में इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे देखिए, निरंकुश राजतंत्र, तो वैसे तो जैसे पहले क्या था, जो रोमन साम्राज्य था, कहने के लिए गणतंत्र था, बाद में तो राजतंत्र हो गया था अगस्टस और टाइबेरियस के समय से। तो जब राजतंत्र हो गया था तो बड़ा शक्तिशाली राजतंत्र रोम में हुआ करता था। तो एक बड़ी शक्तिशाली राजतंत्र की परंपरा रोमन साम्राज्य में चली आ रही थी गणतंत्र को समाप्त होने के बाद। और एक जो रोमन कोड ऑफ लॉ था, जिसको रोमन विधि संहिता कहते हो, उसमें शक्तिशाली राजतंत्र उसमें बल दिया गया था। बीच में क्या हुआ कि जब सामंतवाद आया यूरोप में, तो सामंतवाद के आने के बाद स्थिति में नाटकीय परिवर्तन हो गया और राजा मात्र नाम मात्र का प्रधान रहा, जबकि सामंतों के भाषा किया गया। अब हुआ ऐसा, जब पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण में एक कारक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें ग्रीक और लैटिन क्लासिकल साहित्य, जिसको आप यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता से जोड़ कर देखते हो, तो ग्रीक और लैटिन, लैटिन करते हैं जैसे रोमन साम्राज्य की भाषा लैटिन थी, तो ग्रीक और लैटिन क्लासिकल साहित्य का पुनर्जीवन हुआ। तो उसमें पुराना जो रोमन कोड ऑफ लॉ है वह भी फिर जीवित हो और उसमें शक्तिशाली राजतंत्र की बात की गई थी। तो ये जो उभरता हुआ राजतंत्र है उसको पुनर्जागरण से प्रेरणा मिल गई, क्योंकि अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो रोमन साम्राज्य का वह कोड शायद पुनर्जीवित नहीं होता। दैट इज द फैक्टर। और यहाँ जो तुम शिक्षित वर्ग द्वारा वैचारिक समर्थन देख रहे हो, इसको हम जैसे हॉब्स और बोर्डिन जैसे, इसको हिंदी में बोधा कहते हैं, अंग्रेजी में बोर्डिन कहते हैं। हॉब्स और बोधा जैसे विद्वानों में शक्तिशाली राजतंत्र की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि केवल शक्तिशाली राजतंत्र ही, उनका मानना था कि केवल शक्तिशाली राजतंत्र ही समाज में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो शक्तिशाली राजतंत्र है वही शक्तिशाली राजतंत्र शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये किसका मानना था? यह मानना था शिक्षित वर्ग द्वारा, यानी वैचारिक समर्थन देते। अब देखो, इसको हम कारण मानने के बजाय सिम्टम्स माने। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, उस समय के कुछ चिंतक, इसी को भौतिक परिस्थितियां जब अनुकूल होती है तो विचारधारा उसके समर्थन के लिए स्वयं ही आ जाती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो अब भौतिक शक्तियां अनुकूल हो गई है, तो अनुकूल हो गई है, तो भौतिक स्थितियां इस रूप में अनुकूल है क्योंकि अब शक्तिशाली राजतंत्र, अब व्यावसायिक क्रांति आ गई, वाणिज्यवाद आ गया, सामंतवाद का पतन हो रहा है, पूंजीवाद का उद्भव हो रहा है, तो सब कुछ है। तो विचारधारा भी इसी के अनुकूल आ गई। विचारधारा तो उस तरह की जो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण उसको फॉलो करती है, उसमें आ गई। अब जैसे मैं बताता हूँ, उस समय के कुछ ऐसे विचारक आए जो आगे आप देखेंगे जब प्रबोधन आएगा तो ठीक उसका उल्टा होगा। यहाँ ऐसे विचारक आए जो शक्तिशाली राजतंत्र की खुली वकालत कर रहे थे। अब जैसे एक हॉब्स राजनीतिक चिंतक के रूप में, जो एक ब्रिटिश चिंतक था हॉब्स, तो उसका, थॉमस हॉब्स उसका नाम था। तो उसने एक लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी। लेवियाथन कहते हैं, लेवियाथन का मतलब होता है समुद्री राक्षस। लेवियाथन, जो समुद्री राक्षस, लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी। इसने कहा कि शासक को समुद्री राक्षस की तरह ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक शासक ताकतवर नहीं होगा तब तक राज्य में शांति और स्थिरता नहीं आएगी। अगर राज्य को अराजकता से, उथल पुथल से बचाना है तो राजतंत्र को शक्तिशाली। अब देखो, हॉब्स के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी। कहा जाता है कि वो अपनी माता के गर्भ में था तो ब्रिटेन में गृहयुद्ध की स्थिति आई थी। उस गृहयुद्ध में कहा जाता है, वैसे भी मानव मनोविज्ञान भी कहता है कि जब, मतलब बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो माता की जो सोच होती है उससे बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। और गृहयुद्ध की स्थिति में उसकी माता इतनी भयभीत हो गई थी कि कहा जाता है कि उसने टॉमस हॉब्स को समय से 2 महीने पहले पैदा कर दिया, यानी 7 महीने में उसने जन्म। तो अब हॉब्स कहा करता था कि मैं और भय, भय मतलब फियर, मैं और भय दोनों जुड़वे भाई के रूप में पैदा हुए थे। भय मेरा बड़ा भाई है और मैं उसका छोटा भाई। तो मतलब उसका कहने का यह है, तो अब उस मनोविज्ञान से कभी पूरे लाइफ में उबर नहीं पाया और वो हमेशा ही शक्तिशाली राजतंत्र की वकालत करता रहा। उसी प्रकार से बॉडी नामक चिंतक है, वो भी शक्तिशाली राजतंत्र की वकालत करता रहा। इस तरह से माय स्टूडेंट,
परिवर्तन इस काल में देखा गया वो था राष्ट्रीय राज्य का उद्भव और शक्तिशाली राज्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये घटना आती है 30 वर्ष युद्ध। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि अभी 3 मध्ययुगीन संस्थाएं हैं, उनमें 2 मध्ययुगीन संस्थाएं तो टूट चुकी हैं और तीसरी मध्ययुगीन संस्था की हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, सॉरी, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, यही जो हमने अभी आपको राष्ट्रीय राजतंत्र की बात कही है, उसमें एक आलोचक ने एक बात कही, आई हैव टू शेयर विद यू, और मैंने स्टडी में किया भी, आपको लिंक में आपको मिलेगा। मैंने वहाँ पर दिया हुआ है कि एक्चुअली कहा जाता है कि किसी ने कहा कि राष्ट्रीय राजतंत्र का जो उद्भव हुआ वह योजना से कम और संयोग से अधिक था। योजना से कम और संयोग से अधिक का मतलब है कि बिना कोई प्लानिंग के बाई चांस हो गया उसका कहना। तो देखो, इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते एक चीज़ जान लें कि इतिहास में चांस का की भूमिका बड़ी कम होती है, ज़्यादा भूमिका डिजाइन की होती है। तो उसने कहा कि भाई द राइज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की वाज लेस बाई डिजाइन एंड मोर बाई चांस। अब चांस से उसका आशय, उसने कहा कि देखो, सामंतवाद का पतन हुआ तो राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हुआ, तो सामंतवाद कोई चाहता तो उसका पतन के लिए कोई किसी ने प्रयास तो नहीं किया, वो हो गया, एक प्रक्रिया के तहत हो गया, और जब हो गया तो यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने लाभ उठा लिया। दूसरा, उसका कहना है पुनर्जागरण तो बाई चांस हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि पुनर्जागरण को वहाँ के राजतंत्र में प्रेरित किया, ऐसा तो नहीं है, हो गया तो लाभ उठा लिया। उसी प्रकार से व्यावसायिक क्रांति हो गई, परिस्थितियां बनी, व्यावसायिक क्रांति हो गई और यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने उसका लाभ उठा लिया। ये तो चांस ही हुआ, लेकिन नहीं, गौर करें, देखिए, ये ठीक है पुनर्जागरण बाई चांस हुआ, लेकिन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाई डिजाइन हुआ। महत्वाकांक्षी शासकों ने उसे प्रेरित किया, मतलब भड़काया, सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने योजना, मतलब कुछ योजनाबद्ध ढंग से काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोली में आकर गिरी। नंबर 1। नंबर 2, अब व्यावसायिक क्रांति ठीक है बाई चांस था, लेकिन जो वाणिज्यवाद था जिसने व्यापार को अपनी तरफ मोड़ लिया और फिर उन्हें शक्तिशाली राजतंत्र को बनाए रखने के लिए, अस्थायी सेना स्वतंत्र नौकरशाही बनाए रखने के लिए जो उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन दिया वाणिज्यवाद के तहत, और उन्होंने जो बूलियनवाद को प्रोत्साहन दिया या फिर अनुकूल व्यापार संतुलन को प्रोत्साहन दिया, ये सब तो डिजाइन से ये सब तो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अब बात यह उठती है कि संयोग की भूमिका थी, तो संयोग की भूमिका नहीं थी। जैसे जब सामंतवाद का पतन हुआ, तो सामंतवाद के पतन के बाद यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने अगर उस तरह की योजना बनाकर उससे लाभ नहीं उठाया होता तो जानते हो फिर क्या हो सकता है, या तो राजनीतिक अराजकता आ जाती पूरी तरह की। जब सामंत भी, जब एक शक्तिशाली राजतंत्र नहीं है तो सामंत ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखे हुए थे। अब जब सामंत चले जाते और यहाँ पर शक्तिशाली राजतंत्र नहीं होता तो राजनीतिक अराजकता आ सकती थी, या हो सकता था कि जनता उसी समय सक्रिय हो जाती और जनता का शासन हो जाता। तो दो तरह की बातें हो सकती थी, राजनीतिक अराजकता आ सकती थी या जनता का शासन आ सकता था। लेकिन थैंक्स टू एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क, द एम्बिशियस मोनार्क, उन्होंने पूरे के पूरे को अपने फेवर में चैनलाइज कर दिया। उसका परिणाम हुआ, अब वह राष्ट्रीय राजतंत्र के रूप में उदित हो गया और निरंकुश राजतंत्र अस्तित्व में आ गया। तो मतलब यह है कि आपका यहाँ पर यह स्टैंड नहीं होना चाहिए कि सहयोग से हुआ, आपका स्टैंड होना चाहिए ये योजना, इसमें सहयोग की भूमिका कम और योजना की भूमिका अधिक। ठीक है, सहयोग की भूमिका कम, योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। अब हम आते हैं 30 वर्षीय युद्ध। मैंने आपको बताया था कि हमने 3 मध्ययुगीन संस्थाओं की बात की, 2 का पतन के तो आप साक्षी हैं। एक तो सामंतवाद का पतन आपने देख लिया, दूसरा सर्वव्यापी चैत्य व्यवस्था का पतन देख लिया। अब हम तीसरी संस्था का पतन आपको दिखा रहे हैं, तो पवित्र रोमन साम्राज्य का उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये पूरा यूनिट हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा आपको अंतर अनुशासनात्मक बताएंगे और एक कुछ इशारा करेंगे कि आप लोगों को जो फूड फॉर थॉट जो हमने दिया है उसको थोड़ा सा सोच लोगे। तो इस पर क्वेश्चन आंसर हम नहीं करते, ये हमारे एरिया का है नहीं, ये बैकग्राउंड नॉलेज के लिए, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी है आगे समझने के लिए। अगर ये आप समझ गए तो आगे हमें परेशानी नहीं। तो ये 30th वॉर क्या है मैं पहले आपको बताऊं। 1618 यह वॉर 30 वर्ष युद्ध या 30 वर्षों तक चला है, 30 वर्षों तक चला है। और ये 30 वर्ष युद्ध का टाइम है 1618 से 1648। अब देखिए, इस वॉर के कारणों से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, हमें इसके परिणाम से ज़्यादा मतलब है। परिणाम से इसलिए ज़्यादा मतलब है क्योंकि इस युद्ध के बाद एक संधि हुई 1648 में, वेस्टफेलिया की संधि। तो जिसे तुम राष्ट्रीय राज्य कहते हो, उस राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को क्रिस्टलाइज करने में वेस्टफेलिया की संधि की बड़ी भूमिका। इसको नेशन स्टेट, इंटरनेशनल लॉज पर आधारित नेशन स्टेट सिस्टम, यह सिस्टम तभी क्रियान्वित होता, तभी यह सिस्टम चल पाता जब पहले पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन। पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन होता तभी बाकी नेशन स्टेट फल फूल पाता। तो एक तो 30 वर्ष युद्ध बड़ा काम यह करेगा तो पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा। चर्च व्यवस्था पहले ही टूट गई, अब पवित्र रोमन साम्राज्य जो चर्च व्यवस्था का रक्षक था उसका पतन हो गया। इसका मतलब है कि जहां पहले यूरोपीय राष्ट्र, जैसे यूरोपीय राज्य देश थे, उनके परस्पर संबंध धर्म के माध्यम से निर्धारित होते थे, यह इस युद्ध के बाद अब वह राजनीतिक हितों के आधार पर निर्धारित होंगे। इसने यूरोपीय राजनीति, जिसको आप उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह लीजिए, क्योंकि यूरोप के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय है एक राष्ट्र से ज्यादा, इसने यूरोपीय राजनीति का कायाकल्प कर दिया। इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब देखो, मैंने उसे मैटर में आपको कारण भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो, अगर ये फ्रांस है, ये जो पार्ट है ये जर्मनी, तो जर्मनी में उत्तर और दक्षिण जर्मनी, ये प्रशा, ये जर्मनी का ही पार्ट है। मतलब ये भी एक स्टेट था, पावरफुल स्टेट।
तो अब देखिए इसमें क्या है कि मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी छोटी-छोटी राज्यों में बँटा हुआ है। ये फ्रांस है और इधर आप देखेंगे तो स्पेन है, बस जगह नहीं है मेरे पास। तो ये जो जर्मनी है वो छोटे-छोटे लगभग 200 राज्यों में बँटा हुआ है। इसमें पावरफुल एक राज्य प्रशा है, उसको अलग रखिए, बाकी छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ है। तो ये जर्मन क्षेत्र में ही प्रशा है, परंतु अपना स्वतंत्र वो अलग है। ये छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ है। तो अब क्या है कि घटना उसी तरह की हुई कि ये पूरा का पूरा जो जर्मन क्षेत्र है, यह औपचारिक रूप में है पवित्र रोमन सम्राट के अंतर्गत। अब आप हमसे पूछेंगे कि पवित्र रोमन सम्राट है कौन? तो कुछ बातें तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। कल बता चुका हूँ, इस रूप में बता चुका हूँ कि मतलब शायद ध्यान होगा, तो आप गौर करिए कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ये पवित्र रोमन सम्राट वो शार्लमान का नाम लिया था 800 ईस्वी में रोम के पोप ने अपने हाथ से लेकर, नहीं ये पहले ही बताया था, मैंने परसों बताया था कि अपने हाथ से राजमुकुट लेकर शार्लमान के सिर पर रखा और कहा कि आप पवित्र रोमन सम्राट। और मैंने कहा क्योंकि शार्लमान कैरोलिंजियन वंश का था, तो कैरोलिंजियन वंश के होने के कारण, जैसे कैरोलिंजियन वंश का था, तो कैरोलिंजियन वंश का वो था इस कारण से यह वंश के जो शासक है वो पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करते थे। पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करते। बाद में जब इसके वंश का पतन हो गया, कैरोलिंजियन वंश का स्थान ले लिया हैब्सबर्ग वंश। इसका स्थान किसने ले लिया? हैब्सबर्ग वंश। तो अब इस पद को हैब्सबर्ग वंश के शासक सुशोभित किए। अब ये हैब्सबर्ग वंश के शासक कौन थे? तो इनकी एक शाखा स्पेन में शासन करती थी और दूसरी शाखा ऑस्ट्रिया में। एक शाखा स्पेन में शासन करती थी और दूसरी शाखा ऑस्ट्रिया में शासन करती थी। और जो जर्मन क्षेत्र था वो टेक्निकली औपचारिक रूप में इनके अधीन था। अब मैंने जो आपको बताया था प्रोटेस्टेंट आंदोलन, और ये जो आप यह भी जानो जो पवित्र रोमन सम्राट है या पवित्र रोमन सम्राट, यह पवित्र रोमन सम्राट तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का रक्षक है, आपको पता है। और जिसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं, वो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जर्मनी से शुरू हुआ था। और मैं प्रोटेस्टेंट के कुछ समूहों का नाम बताना चाहता कि जैसे सबसे पहले तो आपने मार्टिन लूथर देखा, तो इनके फॉलोअर्स कहलाए लूथरवाद। ये जर्मन कुलीनों के हिस्से जुड़े हुए। फिर जर्मनी में ही एक दूसरा सुधारक आ गया था जिसका नाम था काल्विन। तो काल्विन के जो फॉलोअर्स थे वो कैथोलिक लोग थे और काल्विन के फॉलोअर्स कहलाए काल्विनवादी। उसका स्विट्जरलैंड में एक सुधारक आया जिसका नाम था ज्यूंगली। स्विट्जरलैंड में एक सुधारक आया जिसका नाम था ज्यूंगली। और इसी प्रकार से अलग अलग देश में इन्हीं प्रोटेस्टेंटों की अलग अलग शाखा आ गई। जैसे ब्रिटेन में जो आई उसको प्यूरिटन, ब्रिटेन में जो प्रोटेस्टेंट थे तो ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट को प्यूरिटन कहा जाता था, प्यूरिटन। और जो फ्रांस के प्रोटेस्टेंट थे उसको कहा जाता था ह्यूगनॉट। और मैं आपको बताऊं कि जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था तो यूरोप धर्म के आधार पर बट गया था। कुछ देश ने अपने राजधर्म के रूप में रोमन कैथोलिक को अपना लिया था और कुछ देशों ने अपने राजधर्म के रूप में प्रोटेस्टेंट को अपना लिया था। जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो अपने वो तो प्रचंड रोमन कैथोलिक था। ये जो फ्रांस था वह भी रोमन कैथोलिक राष्ट्र था। तो फ्रांस में प्रोटेस्टेंट यानी जो वहाँ के ह्यूज नॉट्स थे जो मैंने नाम दिया उसको दबाया जाता था। और उसी प्रकार से बहुत सारे देश थे रोमन कैथोलिक थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट भी बहुत सारे देश थे। जैसे ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट था, ब्रिटन्स को वहाँ पर संसद में तो ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट था, स्वीडन प्रोटेस्टेंट था, डेनमार्क प्रोटेस्टेंट था। तो ये सब प्रोटेस्टेंट कंट्रीज थे। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि धर्म के आधार पर यूरोप बटा हुआ, यही सीन है। उसमें घटना कुछ इस तरह की हुई कि जर्मनी में एक राज्य था उसका नाम था बवेरिया। तो बवेरिया में का जो शासक था फ्रेडरिक, तो वो एक तरह से प्रोटेस्टेंट का लीडर बना हुआ था। और बवेरिया में क्या था कि बवेरिया में ये काल्विनवाद, जिसको आप कहते हो काल्विन, इसका फॉलोअर्स इसको धर्म को काल्विनवाद कहते हैं, काल्विनवाद जर्मनी में काफी फैल रहा था। तो अब पवित्र रोमन सम्राट को यह लगा कि यार ये हमारे वर्चस्व में एक जर्मन क्षेत्र है और हमारे चिराग तले अंधेरा और हमारे अंदर हमारे नाक के नीचे प्रोटेस्टेंट पनप रहे हैं। उसने क्या किया कि देखा कि सबका नेता है बवेरिया का शासक फ्रेडरिक, तो उसने तुरंत अपनी सेना भेजकर बवेरिया को दबाया और फ्रेडरिक के इसको दबाने का प्रयास किया। वही जो उसने अपनी सेना भेजी, इस पर जो यूरोप के कुछ प्रोटेस्टेंट शक्ति थे वो भड़क गए। उनको लगा कि भाई तो खुल्लम खुल्ला अन्याय है, तो उन्होंने उसकी सहायता शुरू कर दी। तो उसी में ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन ये सब आ गए बवेरिया के पक्ष में, यानी फ्रेडरिक के पक्ष में। तो अब क्या हुआ कि धर्म के आधार पर यूरोप बढ़ गया और 30 वर्ष युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो अब इसका देखो दिलचस्प तथ्य है कि हम 30 वर्ष युद्ध को इसलिए मानते हैं कि पहले के जितने भी संघर्ष थे उस संघर्ष से 30 वर्ष युद्ध अलग था। 30 वर्ष युद्ध इसलिए अलग था कि पहले जो भी संघर्ष होते थे वो धर्म की उसमें भूमिका होती थी और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता था। अब जब यह युद्ध शुरू हुआ तो आपको दिलचस्प चीज यह दिखेगी कि फ्रांस है वो एक रोमन कैथोलिक देश है, लेकिन जो फ्रांस का शासक है उसके शासक मैं बताऊंगा क्रांति के समय फ्रांस का शासक था बुर्बो वंश का, वो बुर्बो वंश का शासक कहा जाता था। तो जो फ्रांस का शासक होता था तो फ्रांस का शासक अपने आप को यूरोप का एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शासक मानता था, मैंने हमारा वंश प्रतिष्ठित है। तो यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित वंश के रूप में हैब्सबर्ग वंश स्थापित था, जिसकी एक ब्रांच ऑस्ट्रिया में थी और दूसरा स्पेन में। तो फ्रांस के बुर्बो शासकों को जलन हो रही थी कि अगर इस बार हैब्सबर्ग वंश के शासक अपमानित हो गए और पराजित हो गए तब तो यूरोप में सबसे पावरफुल और प्रेस्टिजियस डायनेस्टी, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतिष्ठित राजवंश हमारा ही रहेगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि पवित्र रोमन सम्राट हार जाए।
तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि चुपके चुपके सहायता करनी प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों को, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, कायदे के हिसाब से इनको आना चाहिए था पवित्र रोमन सम्राट के पास में। उल्टा इन्होंने उसके विपक्ष के तत्वों को और विरोधी तत्वों को समर्थन देना शुरू कर दिया, और फिर भी काम नहीं चला तो खुल्लम खुल्ला आ गए और एक रोमन कैथोलिक शक्ति होते हुए दूसरी रोमन कैथोलिक शक्ति के अगेंस्ट में खड़े। इधर एक और दिलचस्प चीज है, जैसे जब इधर पवित्र रोमन सम्राट, उसका फर्डिनेंड द्वितीय था, मैं उसका नाम देकर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहूंगा, कि वो जब जर्मनी में कानूनवादी को दबा रहे थे, तो जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों की एक शाखा कानूनवादियों की थी और दूसरी शाखा लूथरवादियों की थी। तो आप ही बताइए वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? लूथरवादियों को कानूनवादियों को सहायता करनी चाहिए, ओके, लेकिन बड़ी उल्टी बात देखने को मिली। जब कानूनवादी को दबाया जा रहा था तो लूथरवादी पवित्र रोमन सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय को सहायता कर रहे थे कानूनवादियों के अगेंस्ट में। आपके मन में जिज्ञासा होगी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर जर्मनी में कानूनवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लूथरवाद दब जाएगा। तो ये देखो, चला तो युद्ध धर्म के कारण या धर्म के मुद्दे पर, लेकिन आगे चलकर धर्म का मुद्दा माइनर हो गया और राजनीतिक हित प्रधान हो गया, राजनीतिक आर्थिक हित। तो इसलिए 30 वर्ष युद्ध को यूरोपीय राजनीति में यथार्थ का भी द्योतक माना जाता है। 30 वर्षों तक युद्ध चला, युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति टूट गई। व्यावहारिक रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि पवित्र रोमन साम्राज्य का कंकाल तो बहुत वर्ष तक रखा रहा। इसको आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट इस कंकाल को हटाएगा 1806 में, तो राइन परिसंघ बनाएगा। तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन हाँ, पवित्र रोमन साम्राज्य का व्यावहारिक रूप में अस्तित्व समाप्त। अब इस युद्ध का जो परिणाम है, वो परिणाम को देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को बार बार कोट किया जाता है और बताया जाता है, जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं, वो नेशन स्टेट का उद्भव ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हुआ। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु पवित्र रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा। शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों, शक्ति को भी झटका लगा और प्रतिष्ठा को, शक्ति और प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा। पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जर्मन राज्यों को अपनी विदेश नीति का संचालन करने तथा युद्ध एवं शांति की घोषणा करने की स्वतंत्रता। अब देखिए, जर्मन राज्य मैंने बताया था, तो वो पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दबे पीछे थे, ना तो वो युद्ध की घोषणा कर सकते थे, न शांति की घोषणा कर सकते थे। अब इन राज्यों को युद्ध की घोषणा करने का, शांति की घोषणा करने का, स्वतंत्र रूप में विदेश नीति के संचालन करने का अधिकार। दूसरा, युद्ध के विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शुरुआत हुई। अब कहो यह क्या है? तो पहले क्या होता था, एक देश आगे बढ़ता, दूसरा देश उधर से आगे बढ़ता, दोनों के बीच हेड ऑन कोलाइजन होता, वॉर होता, बाकी देश केवल या तो दोनों में से किसी एक पक्ष में चले जाते या हाथ पर हाथ धरते बैठे। अब नहीं, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के माध्यम से युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता। आज भी आप देखिए, आज भी कई बार लगा युद्ध छिड़ गया, अब तो सारी बात समाप्त है, तो कुछ स्कोप नहीं है बचने का, लेकिन युद्ध से बचने का अब शुरू हुआ, तब शुरू हुआ। लेकिन तभी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उसी तरह सक्रिय हो गई, कभी उधर से टर्की घुस गया, कभी अमेरिका यूएसए, और उसने हाथ डाला और फिर युद्ध को का कोई रास्ता निराकरण निकाल दिया। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो युद्ध के विकल्प को दे सके, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो सके। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे देखो, ये यूरोप है, तो कोई राज्य इतना छोटा है तो कोई राज्य इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा है तो कोई इतना छोटा है। इस तरह से सबके आकार तो अलग अलग है और हैसियत भी अगर से समझिए तो अलग अलग थी, कोई बड़े थे कोई छोटे थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय नियम बने, चाहे राज्य का आकार जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी समान, इसमें कोई भेदभाव इस आधार पर नहीं। इसलिए आप देखते हो कि आज अगर नेपाल का प्रधानमंत्री भी आता है तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और भारत का प्रधानमंत्री उसके साथ साथ चल रहा है। इसलिए वह सम्मान प्रत्येक क्षेत्र ऑफ द गवर्नमेंट जो पहले या आप कह सकते हो जो है वो अपेक्षित है, तो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो सब इस प्रकार की बात। ये पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्म शासित राजनीति के पतन के बाद शक्ति संतुलन की अवधारणा यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनती है। जैसे बताना चाहूंगा, मान लीजिए यह यूरोप, तो पहले क्या था, यह पवित्र रोमन साम्राज्य था, एक खंड फैला होता, बाकी अपना अलग अलग देश थे, कोई तो वो अपने अस्तित्व में। अब क्या है, उसका रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था इस तरह काम कर रही है। उसमें होता यह था कि यूरोप के जो देशों के संबंध थे वो धर्म के द्वारा निर्धारित थे। आपको बता, यूरोप के देशों के संदर्भ धर्म के द्वारा निर्धारित होते थे, धार्मिक संबंधों के द्वारा निर्धारित होते थे, परंतु उधर सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था भी टूट गई और पवित्र रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। अब धार्मिक मुद्दे पर जो यूरोप के देशों के संबंध परस्पर निर्धारित होते थे, वो अब धार्मिक मुद्दा सेकेंडरी हो गया, वो मुद्दा अब महत्व नहीं रखा। उसकी जगह सबके अपने राजनीतिक आर्थिक हित आ गए, प्रभावी हो गए। और यूरोपीय राष्ट्रों के संबंध में जो बाद में इसको वर्ल्ड में भी फैलाने की कोशिश की गई, मैं आपको बताऊं कि बाद में इसे पूरे विश्व में भी फैलाने की कोशिश की गई, तो वह क्या है मैं आपको बताना चाहता कि उसमें यूरोप में जो एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के बीच जो संबंध निर्धारित होने लगा, वह संबंध किस आधार पर निर्धारित होने लगा, उसे कहते हैं शक्ति संतुलन के आधार। इनके जो संबंध हैं वह शक्ति संतुलन के आधार पर आधारित है।
शक्ति संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर? ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, पहले तो एक दूसरे का संबंध धर्म के आधार पर गाइडेड होता था। जैसे अगर रोमन कैथोलिक है तो आपस में मिलकर संगठन बना लिया, प्रोटेस्टेंट है तो आपस में मिलकर संगठन बना लिया। अब उन्होंने बदले में राजनीतिक हित को तरजीह दी। अब बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन का मतलब यह है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि यूरोप में कोई राज्य अधिक शक्तिशाली ना हो। ओके, तो कोई राज्य अगर अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो यूरोप के समस्त यूरोपियन ऑर्डर के लिए वो खतरा बन जाएगा। तो अगर कोई राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया है और यूरोपीय ऑर्डर के लिए खतरा हो गया है तो उसका एक सहज उपाय ढूंढा जाता कि 2, 3 या 4 शक्तियां मिलकर आपस में गठबंधन बना लेते और गठबंधन बनाकर उसे संतुलित कर देते या उसके ताकत को दबा दे। ओके, शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन में ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई पावर, जैसे आप मान लो ये कोई राष्ट्र है, ये पावरफुल हो गया है ज़्यादा, तो 3 या आप कह सकते हो 3 या 4 राष्ट्र आपस में गठबंधन बना लेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे, दबाएंगे। तो दबाने में इस तरह का ध्यान भी रखेंगे, इसकी शक्ति को इतना न तोड़ दें कि बैलेंस खराब हो जाए, इसकी शक्ति को इतना न तोड़ दें कि बैलेंस खराब हो जाए और हमारा ही एक पार्टनर आगे चलकर बहुत ताकतवर बन जाए और यही आगे चलकर शक्ति संतुलन के लिए खतरा बन जाए। इसलिए इसको उतना ही दबाओ जितना दबाना चाहिए। एक राष्ट्र कोई अगर ज़्यादा उभरने लगता था तो फिर उसको कोलिशन बनाकर दबा दिया जाता था, बैलेंस ऑफ पावर से। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, वेस्टफेलिया की संधि में यह बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा आई थी और ये बैलेंस ऑफ पावर का तकाजा था कोई भी एक शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, अगर होने लगे तो एक कोलिशन बनाकर उसके पावर को दबा देगा। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, अब इसमें एक पूरी यूरोपीय राजनीति में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, बैलेंस ऑफ पावर की मुद्दा रहा है। अब इसमें एक दिलचस्प चीज मैं यह बताऊंगा कि ब्रिटेन के सभी देश, तो ब्रिटेन के लिए सामान्यतः माना जाता था कि ब्रिटेन इंग्लिश चैनल के माध्यम से सिस यूरोप से कटा हुआ, ऐसे मानचित्र पर आप देखोगे, आगे मैं दिखाऊंगा, तो इंग्लिश चैनल के माध्यम से सिस यूरोप से कटा हुआ। तो चूंकि वो सिस यूरोप से कटा हुआ था तो वैसे यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था और विशेषकर जब सप्तवर्ष युद्ध हुआ और उसके बाद वो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन गया यूरोप में, तो उसका ध्यान समुद्र और उपनिवेश की तरफ चला गया। यूरोप की राजनीति में वो कम रुचि लेने। फ्रांस यूरोप की राजनीति में बहुत अधिक रुचि लेता था। लेकिन जब भी यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ने लगता तो ब्रिटेन तुरंत घबरा जाता और तुरंत दौड़कर वो महाद्वीपीय राजनीति में आता और एक कोलिशन बनाता, फिर शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करके फिर चला जाता। तो ऐसा ब्रिटेन क्यों करा? तो ऐसा, जैसा कि हेनरी किसिंजर मानते हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट, या फिर ब्रिटेन एक कह सकते हो कि सामुद्रिक पावर था, एक ओशनिक पावर था, एक सामुद्रिक शक्ति था। तो उसको डर यह होता, अगर यूरोप में कोई एक शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो पहले वो यूरोप में शक्ति संतुलन को तो तोड़ देगी और यूरोप के देशों को दबा देगी और तब उसका ध्यान समुद्र में जाएगा और समुद्र में जाकर वो हमारा पीछा करके समुद्र में हमें दबाने की कोशिश करे। पहले वो अपनी ताकत यूरोप में बनाएगा और यूरोप में ताकत बनाने के बाद फिर वो समुद्र की तरफ जाएगा और समुद्र में जाकर हमें दबाएगा। तो बेहतर है कि उसे इतना पावरफुल ना होने दो, जब तक वो पावरफुल हो उससे पहले ही उसको दबा दो, ताकि यूरोप में वो इतना पावरफुल ना हो जाए कि समुद्र की तरफ से। इसलिए तुम देखोगे यूरोप में आरंभ में शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा फ्रांस था। ये घटना मैं बता रहा हूँ 19वीं सदी की पूर्वार्ध तक, क्योंकि फ्रांस का साइज उस समय बड़ा था, फ्रांस के शासक की महत्वाकांक्षी थे। तो लुई 14वां के समय फ्रांस ने शक्ति संतुलन के लिए खतरा उत्पन्न किया था। तो ब्रिटेन के अंतर्गत दो कोलिशन बने थे। एक कोलिशन, एक संगठन बना था जिसका नाम था ऑक्सवर्ड्स और एक था यूरोपीय संगठन। तो इस प्रकार का संगठन बनाकर और तब उसने लुई 14वां की शक्ति को दबाया। और आगे चलकर जब नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ तो फिर ब्रिटेन के लीडरशिप में 4 कोलिशन बनेंगे फ्रांस को संतुलित करने के लिए। लेकिन फ्रांस की हैसियत तब समाप्त हो गई जब जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप जर्मनी का एकीकरण देखोगे, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया और पूरे इतिहास में बना रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए क्योंकि जर्मनी ने शक्ति संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया और फिर को संतुलित नहीं किया जा सका। इस वक्त तो फ्रांस की हैसियत छोटी हो गई तो फ्रांस उतना बड़ा खतरा नहीं रह गया। यही था यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और मैंने अपने स्टडी लेक्चर में भी दिया हुआ है, तो चिंता की बात नहीं, सॉफ्ट टॉप पढ़िए, आपको ये सारा जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, या देखो, अंतर्राष्ट्रीय कानून की शुरुआत पहली बार ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की शुरुआत का मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसका जनक ग्रोशियस नामक विद्वान को माना जाता है। ग्रोशियस नामक विद्वान ने इंटरनेशनल लॉज बनाए, तो जैसे आप इंटरनेशनल लॉज करते हो वो भी पहली बार ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हुई। अब मैं इसको थोड़ा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का कुछ प्रभाव को ये कर देता हूँ। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रीय राज्य, यूरोप में राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की शुरुआत, यूरोप में राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की शुरुआत वेस्टफेलिया की संधि। जैसे युद्ध समाप्त हुआ था तो वेस्टफेलिया में संधि, इसको वेस्टफेलिया की संधि बोलते हैं, 30 वर्ष युद्ध के बाद। यूरोप में राष्ट्रीय राज्य प्रणाली और यूरोप में राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के बाद क्या देखते हो, तो वेस्टफेलिया की संधि। और वेस्टफेलिया की संधि में यूरोपीय राज्य प्रणाली में आप
2-3 चीज देखो। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, ये राष्ट्रीय राज्य। अब इसकी विशेषता क्या क्या है मैं बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ, इसको देखना, तो लोग फॉलो करना। राष्ट्रीय राज्य की सीमा, राष्ट्रीय राज्य की सीमा को स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिली, राष्ट्रीय राज्य की सीमा को स्वीकृति मिली की बात है। जैसे देखो, अभी तो यूरोपीय देशों ने सबने अपनी अपनी अलग अलग बाउंड्री खींची थी, आपको ध्यान होगा, यूरोपीय देशों ने सबने अलग अलग बाउंड्री खींची थी। तो अब मान लीजिए कि सभी ने अपने अपने दरवाजे का बाउंड्री वॉल अपने ढंग से, मनमानी ढंग से खींचा हुआ, लेकिन जब तक मोहल्ले की एक पंचायत बैठेगी और उस पंचायत में हो जाएगा ठीक है भाई तुम्हारा बाउंड्री बोनाफाइड है, तभी तो उसे वैधता मिलेगी। नहीं तो कल को चल भी तो नहीं सकता कि भाई आपने सड़क की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो वही बात यहाँ पर लागू होगी कि भाई सभी ने तो बाउंड्री खींची थी, परंतु बाउंड्री को, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को मान्यता भी तो मिलनी थी, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से मिली। दूसरी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत तथा राष्ट्रों की समानता को स्वीकृति, राष्ट्रों की समानता को स्वीकृति, समानता को स्वीकृति, राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की पहचान राजा से, राष्ट्र की पहचान राजा से की गई, प्रजा के साथ नहीं, अब प्रजा से नहीं, प्रजा से नहीं, राजा को ही शक्ति थी, राजा को ही शक्ति थी, राजा को ही शक्ति थी कि एक दूसरे के साथ, राजा को ही शक्ति थी कि एक दूसरे के साथ भूभाग का हस्तांतरण, भूभाग का हस्तांतरण कर सकता था। राजा को ही शक्ति थी कि एक दूसरे के साथ भूभाग का हस्तांतरण कर सकता था। और इसमें प्रजा को पता चले कि इतना पार्ट दे दिया दूसरे देश को। अब वैवाहिक संबंध होते तो दहेज में एक चीज चली जाती। जब आपको विश्वास होगा, यहाँ पर जो एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी ब्रिगेंजा, उसका विवाह एक ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स के साथ हुआ कि बम्बई दहेज में मिल गया ब्रिटिश को। अब बताइए, उसी तरह से अपना भूभाग किसी एक किंग ने दूसरे किंग को दे दिया तो प्रजा का कोई से नहीं है, प्रजा का कोई राइट नहीं है। वही तो आपको अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति देखनी होगी, रूसों की विचारधारा देखनी होगी, और तब देखनी होगी दुनिया कैसे बदली। आज हम ऐसे नहीं पहुंचे हैं, एक एक स्टेप आपको वॉच करना होगा। दुनिया में डेमोक्रेसी कैसे आई, जनता का इंपावरमेंट कैसे हुआ, वुमेन का इंपावरमेंट कैसे हुआ, वर्कर्स का इंपावरमेंट कैसे हुआ, वर्तमान विश्व हम कहते हैं, उस वर्तमान विश्व में हम कैसे कैसे घूमते हुए आए, इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और आप जब विश्व इतिहास पढ़ते हो तो केवल घटनाक्रम नहीं पढ़ते हो, आप उन तमाम परिवर्तनों को देखते हो। धर्मनिरपेक्षता कैसे पैदा हुआ, किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उस सारी चीजों की सूचना आपको मिलेगी। तो भूभाग का हस्तांतरण कर सकता था। अब एक मुद्दा इसके साथ यह भी है, भूभाग का हस्तांतरण कोई भी किसी राज्य के द्वारा, चाहे